हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लबिंग ऑफ इनकम। अब ये एक चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेबल इन द असेसेस टोटल इनकम और इंडिविजुअल्स टोटल इनकम। मतलब जब कोई इनकम है किसी और के हैंड में क्लब हो जाती है, या आपकी इनकम उसमें चली गई, या उसकी इनकम आपकी इनकम में आ चुकी है, तो वहाँ पे कौन से प्रोविजंस लगते हैं, या कौन ऐसा पर्सन है जो टैक्सेबल होगा, किसकी इनकम में वो इनकम जाएगी, किसकी टोटल इनकम में वो इनकम ऐड हो जाएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स लेने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। उसका लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपने किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है, वेदर ग्रुप और इंडिविजुअल, आप तब भी हमसे बात कर सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ क्लासेज अवेलेबल फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कोई भी अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एज वेल, तो आप ले सकते हैं। बहुत लेस चार्जेस पे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। उसकी सारी डिटेल्स आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। तो दोस्तों, चलो देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है। सबसे पहले क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में तो मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। तो इसमें कुछ प्रोविजंस होंगे जिनका आपको ध्यान रखना है, और ज़्यादातर केसेस में ट्रांसफर ही ऐसा होगा पर्सन जो टैक्सेबल माना जाएगा, जिसकी टोटल इनकम में वो इनकम ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहला केस है सेक्शन नंबर 60। तो सेक्शन नंबर 60 में ये बात कही गई है कि ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। मतलब अगर मैंने कोई एसेट ट्रांसफर नहीं करी लेकिन मैंने इनकम ट्रांसफर कर दी है, मतलब सिंपल सा है कि मैंने कोई एसेट किसी बंदे को नहीं दी, लेकिन उस एसेट से जो मैंने कमाया था वो इनकम उसके नाम पे कर दी है। अब आप मुझे बताओ, जब तक वो एसेट ही उस बंदे के नाम पे नहीं गई जिसको मैंने इनकम दे दी उस चीज की, तो हाउ ही इज टैक्सेबल और शी इज टैक्सेबल फॉर दैट अमाउंट, राइट? वो तो मैंने अपनी खुशी खुशी से भी दी हो सकती है ना, कि भाई तू रख ले ताकि तुझ पे मतलब तेरी टोटल इनकम में वो चीज़ आ जाए और टैक्सेबल हो जाए। लेकिन नहीं, इनकम टैक्स कहता है कि वेन एवर जब तक आप अपनी एसेट को ट्रांसफर नहीं करते, और उस एसेट को ट्रांसफर मतलब प्रॉपर एजुकेट कंसिडरेशन के साथ नहीं करते, तब तक जो इनकम है वो उस पर्सन की ही रहेगी जिसकी वो एसेट है। वेदर वो ट्रांसफर आप अपनी खुशी से कर रहे हो, वेदर वो जानबूझ के कर रहे हो। तो फॉर एन एग्जांपल ले लो कि अगर सपोज करो मिस्टर सचिन यानी मैं ये कह देता हूं कि मैंने जो एक हाउस प्रॉपर्टी है मेरी, ठीक है, मैंने अपनी वाइफ मिसेज अमीषा के नाम पे कर दी। मतलब मिसेज अमीषा के नाम पे मैंने कहा कि जो मैं इस हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट कमाऊंगा, ठीक है ना, जो इस हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो मुझे रेंट मिलेगा और जो मुझे रेंट मिल रहा है, अब से वो रेंट मिसेज अमीषा यानी मेरी वाइफ के नाम पे चला जाएगा, राइट? तो मेरी वाइफ के नाम पे मेरे कहने से चला गया, मतलब वो इनकम उसके हैंड में चली गई। लेकिन भाई एक चीज बताओ, क्या मैंने वो हाउस प्रॉपर्टी उसके नाम पे करी है? नहीं सर। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी मैंने उसके नाम पे नहीं करी, वेदर वो मेरी वाइफ है और वेदर वो मेरा बेटा भी हो सकता है, सन हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर जितनी देर तक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी और उससे पैसे नहीं ले लिए, देन इन दैट केस मैं ये कह सकता हूं कि वो चीज टैक्सेबल मेरे हैंड में ही रहेगी। मतलब वो इनकम मेरी टोटल इनकम ही मानी जाएगी, वो उसकी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, वेदर मैं उसे दे रहा हूं। सेकेंड केस, इनकम अगर आपको मिलती है अराइजिंग फ्रॉम द रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रेवोकेबल क्या होता है कि सपोज करो मैंने एसेट ट्रांसफर कर भी दी, लेकिन वो एसेट इस तरीके से ट्रांसफर करी है कि वो एसेट ट्रांसफर हुई है लेकिन थोड़े समय के लिए, और उसके बाद फिर से वो मेरे नाम पे ही एसेट आ जाएगी। मेरे नाम पे मींस है वो मेरे नाम पे ही। आपने ऊपर क्या कहा कि ट्रांसफर कर दो, मैंने कर दी, लेकिन मैंने इस तरीके से करी है कि भाई कोई बात नहीं, थोड़े समय के लिए कर देता हूं, मुझे अभी के लिए टैक्स से बचना है, तो बाद में वापस मैं ले लूंगा। क्या ऐसा होता है? होता है सर, क्यों नहीं होता? तो अगर कुछ ऐसे केसेस आ जाएं, सपोज करो मैंने किसी को दिवाली पे रहने के लिए वो घर दे दिया, और वहां से मुझे पता है कि जो भी बनेगा, जो भी इनकम सपोज करो उस केस में उसने दिवाली के केस में उसने मतलब रेस करी, किसी भी केस में मैं कोई भी एग्जांपल ले लो यहाँ पे, तो वहां पे मतलब मैंने कोई टेम्पररी नेचर के बेस पे मैंने एसेट ट्रांसफर करी थी, और उसके ऊपर उस पर्सन को कोई क्या हो गया, बेनिफिट हो गया उस घर से, या फिर उस प्रॉपर्टी से, या फिर उस एसेट से जो एसेट मेरी है। लेकिन वो एसेट मेरी
कह सकते हो कि मैंने ट्रांसफ़र कर दी, तो ऑनरेबिलिटी अभी तक तो मेरी है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे भी मैं ही टैक्सेबल होऊँगा, या फिर वो इनकम कह लो जो उसने रेज़ कर ली या उस समय रेज़ हुई है, वो समय की इनकम भी मेरे इनकम में ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो अभी तक जो ट्रांसफ़र हुई है एसेट वो रेवोकेबल नेचर की है। इट मीन्स वो एसेट मेरी ही है। मैंने थोड़े समय के लिए किसी को यूज़ करने के लिए दे दी। दिस इज़ द मीन। ठीक है? तो सेकंड केस में भी क्या होगा? रेवोकेबल नेचर मीन्स जो वापस हो सकती है, जो मुझे आने वाली है वापस एसेट, जो मैंने ट्रांसफ़र तो कर दी लेकिन मुझे मिलने वाली है वापस। तो उस केस में भी ट्रांसफरर की इनकम किसी और के हैंड में नहीं जाएगी। वही पर्सन अगर चली भी जाती है इनकम, तो टैक्सेबल उसके हैंड में ही हो जाएगी जिसने वो ट्रांसफ़र करी है। हाँ जी। चलिए अब देखो थर्ड थर्ड वन क्या है? अब एक्सेप्शन, सेक्शन 62 कहता है, सेक्शन 63 में रेवोकेबल ट्रांसफर का मीनिंग था, सेक्शन 62 में क्या आता है? एक्सेप्शन आती है, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी। सर एक सिंपल सी मुझे बात बताओ, क्या एक सिंपल सी बात है, अगर मैं परमानेंट ट्रांसफर कर दूं तो वो उसकी एक्सेप्शन नहीं हो जाएगी? सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रॉपर्टी रेवोकेबल नेचर की है तो मुझे ही टैक्स देना है। मतलब अगर मैंने ट्रांसफर करी भी, अगर वो रेवोकेबल नेचर है तो मुझे ही उस इनकम के ऊपर टैक्सेबल मतलब बनना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं वो परमानेंट कर दूं, इररेवोकेबल कर दूं, तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन केस आ जाएगा। एक्सेप्शन क्या होता है? उसका उल्टा। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि अगर कोई ट्रस्ट के वे में आपने नॉन रेवोकेबल नेचर की कोई ट्रांजैक्शन करी है, ट्रांसफ़र करी है, तो वहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहाँ पे उस पर्सन का मिल जाए, उस पर्सन को देना पड़ेगा जिसके जिसके पास वो एसेट गई है। इज इट? तो सिंपल सी एक्सेप्शन है। चलिए उसके बाद आता है, अब देखो, अब हमने कितने केसेस कर लिए? सेक्शन 60 कर लिया, सेक्शन 62 कर लिया। सेक्शन 63 में क्या था? रेवोकेबल नेचर के ऊपर जो हमने बात करी उसका मीनिंग, जो आप पढ़ लोगे अपने मतलब मेरे नोट्स आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन अब आती है बात कि वो असेसी मतलब मेरी इनकम की बात हुई थी, राइट? अभी भी मेरी इनकम की बात होगी, लेकिन बात ये है कि वो था कि सिंपल नेचर का, किसी के भी हैंड में जा सकती है। लेकिन अब अगर बात करी जाए स्पेसिफिक इंडिविजुअल की, तो वो है स्पाउस, राइट? अगर सपोज करो मेरे स्पाउस मतलब मेरी वाइफ, राइट, तो मेरी वाइफ के हैंड में अगर कोई इनकम आती है, तो क्या वो भी इनकम मेरी बन सकती है? तो यस सर, बन सकती है। मेरी स्पाउस के हैंड में भी अगर कोई इनकम आती है तो भी वो मेरी इनकम बन सकती है। पहला केस क्या था? मैंने किसी के ट्रांसफर कर दी, तो भी वो मेरी इनकम है। लेकिन अगर सपोज करो किसी दूसरे के हैंड में वो इनकम आती है, दूसरा मतलब स्पाउस, मेरी वाइफ के हैंड में कोई इनकम आती है, तो क्या वो मेरी इनकम बन सकती है? जी हाँ, बन सकती है। कब? जब इनकम उसे हुई है, मतलब इनकम बाय वे ऑफ रेमुनरेशन फ्रॉम द कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इन्हें क्या किया? मेरी वाइफ को किसी भी वे में कोई इंटरेस्ट, कोई रेमुनरेशन, कोई कमीशन, कोई सैलरी के वे में उसे पैसे दिए। ठीक है? अगर उस कंपनी में जहां मैं काम करता हूं, वहां पे मेरा 20% इक्विटी शेयर का वोटिंग राइट ज्यादा है, मतलब वोटिंग पावर जो है इक्विटी में मेरी, वो 20% से ज्यादा है, तो उस केस में अगर मेरी वाइफ को कोई इनकम होती है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी इनकम के हैंड मतलब मेरी टोटल इनकम में भी आ जाएगी, मतलब मेरी टोटल इनकम बन जाएगी। समझे इस बात को? मतलब क्या है, पढ़ के देख सकते हो यहाँ पे कि कोई इनकम अगर अराइज होती है मेरे स्पाउस को, चाहे वे ऑफ सैलरी, कमीशन, फीस, ठीक है, वेदर इन कैश और काइंड, किसी भी वे में, कैश और काइंड में भी, ठीक है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली कौन टैक्सेबल होगा? वो मैं होऊंगा, यानी मेरा ही वो इनकम मानी जाएगी। वो कब मानी जाएगी ये भी देख लो। अगर उस कंपनी में इक्विटी वोटिंग पावर का मतलब अगर कंपनी का केस है तो 20% वोटिंग पावर से ज़्यादा होना चाहिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। लेकिन अगर कोई अदर कंपनी मतलब कंपनी को छोड़ के कोई अदर फर्म का केस है या कोई और केस है, तो वहाँ पे प्रॉफिट का 20% से ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे स्पाउस की इनकम मेरी इनकम के अंडर ऐड हो जाएगी और मुझे टैक्स देना पड़ेगा। इज इट राइट? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसमें एक चीज़ क्लियर कर लो कि अगर मेरी जो वाइफ है यानी मेरा स्पाउस है जो, अगर वो अपनी टेक्निकल स्किल से, ये था कि उसने अपनी टेक्निकल स्किल्स या प्रोफेशनल स्किल्स से कोई रेमुनरेशन गेन नहीं करी, लेकिन अगर वो अपनी टेक्निकल तो और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग
वहां पे कोई पैसा अर्न करती है जहां पे मैं काम कर रहा हूं और उस बेसिस पे अर्न कर रही है, तो वहां पे वो खुद टैक्सेबल है, उसकी इनकम मानी जाएगी, फिर वो मेरी इनकम नहीं मानी जाएगी अगर उसकी टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल से वो अर्न कर रही है। ठीक है, एक और चीज़ हो गई। अब उसके बाद अगला केस आ जाओ, बाकी चीज़ें आप मेरे नोट्स में आसानी से पढ़ सकते हो क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर सपोज करो, यही वाला केस था, हाँ, अगर सपोज करो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक कंपनी में काम करते हैं और दोनों का ही 20% से ज़्यादा है, या फिर किसी फर्म में काम करते हैं वहाँ पे प्रॉफिट में भी 20% से ज़्यादा है, दोनों ही एक ही कंपनी के, तो वहाँ पे क्या करोगे, जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा उसकी इनकम में दूसरे की इनकम चली जाएगी, सारी नहीं, जितना वो बनता होगा प्रॉफिट, जितना वो होगा। ठीक है, ये ओके। चलिए अब आते हैं इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर विदाउट एजुकेट कंसिडरेशन, सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लोज 4 क्या कहता है कि अगर किसी स्पाउस यानी मेरी वाइफ को उस एसेट से कुछ पैसा मिल रहा है जिस एसेट को उसने ट्रांसफर करा लेकिन एजुकेट कंसिडरेशन के बिना, कोई एसेट अगर ट्रांसफर हुई है एजुकेट कंसिडरेशन के बिना और उसमें मेरे स्पाउस यानी मेरी वाइफ को कोई इनकम अर्न हुई है, मतलब उसने मुझे या मुझे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, दो केसेस बनते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी का, एक हाउस प्रॉपर्टी के बिना। ठीक है, अगर हाउस प्रॉपर्टी के बिना वाला केस है तो वहां पे भी ट्रांसफर है लेकिन ट्रांसफरर ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली लाइबल होगा उस चीज़ के लिए। वैसे मैंने पहले बता दिया था कि ट्रांसफरर ही लाइबल होगा हर केसेस में, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, दोनों केसेस में कौन टैक्सेबल होगा, ट्रांसफरर ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का केस है तो जिन्होंने मेरी वो डीम्ड इनकम वाला सेक्शन 27 देखा है तो मैंने वहाँ पे करवाया था मेरे ख्याल से उसमें SMC IPL के नाम से एक मैंने अब एब्रीवेशन बनाई थी और उसमें मैंने बताया था SMC यानी S फॉर स्पाउस, M फॉर माइनर। ठीक है ना, तो वहाँ पे S फॉर स्पाउस था ना जो, वो हाउस प्रॉपर्टी वाला केस यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, राइट। और जो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है वहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने अदर देन हाउस प्रॉपर्टी किसी को, मतलब मेरे स्पाउस ने क्या करी है, ट्रांसफर करी है और विदाउट एनी कंसिडरेशन करी है, सपोज मुझे ही करी है और विदाउट एनी कंसिडरेशन के ऊपर करी है, तो वो चीज़ ट्रांसफर्ड नहीं है, राइट। तो वहाँ पे जिसने ट्रांसफ़र करी है, मतलब मेरी स्पाउस ने ट्रांसफ़र करी है, राइट, तो वहाँ पे अगर वो मेरी स्पाउस है और विदाउट एनी एजुकेट कंसिडरेशन में उसने कोई चीज़ ट्रांसफ़र करी है, तो वहाँ पे भी वो इनकम जो रेज होगी उस एसेट से, जो एसेट के ऊपर उसने बेच के कोई पैसा नहीं लिया था, ठीक है, तो वहाँ पे वो इनकम भी ट्रांसफरर के हैंड में क्या हो जाएगी, यानी ट्रांसफरर के स्पाउस के हैंड में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ट्रांसफरर के स्पाउस के हैंड में, राइट, ये याद रखना है और कुछ नहीं इसमें, बाकी पढ़ सकते हो, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, एक बार बस आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट को कि किसी भी केस में कौन लायबल होगा, ट्रांसफरर ही लायबल होगा। अब देखिए सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लोज 7 क्या कहता है कि अगर मैंने एसेट ट्रांसफ़र करी है, मतलब अगर कहीं पे एसेट ट्रांसफ़र होती है फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, मतलब मेरी वाइफ के कुछ बेनिफिट के लिए अगर मैं कोई एसेट को ट्रांसफ़र करता हूँ या कोई एसेट अगर ट्रांसफ़र हो रही है किसी के भी स्पाउस के बेनिफिट के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत सिंपल सा केस है कि अगर उस बेनिफिट के बाद सपोज करो, मतलब जैसे इसमें क्या लिखा है, सच इनकम टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम्स ऑफ ट्रांसफर टू द एक्सटेंट, सिंपल है। देखो बात यहाँ तक है कि इसमें क्या लिखा है वहाँ तक नहीं आपने समझना, आपने ये समझना है कि केस क्या है। तो केस क्या है कि एसेट ट्रांसफर हुई है फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, ठीक है ना। अगर कहीं पे मेरी वाइफ का कोई एसेट ट्रांसफर करने के बाद कोई बेनिफिट निकलता है और जितना बेनिफिट निकलेगा, ठीक है, जितना बेनिफिट निकलेगा क्योंकि वो एसेट ट्रांसफर हुई है विदाउट एनी एजुकेट कंसिडरेशन और उसमें मेरे स्पाउस को बेनिफिट हुआ है और वो बेनिफिट के लिए ही ट्रांसफर करी गई है ताकि मेरे स्पाउस को कोई ना कोई इनकम रेज होती रहे, तो जिस बंदे ने वो ट्रांसफर करी है उसमें वो टैक्सेबल हो जाएगा, यानी उसकी वो इनकम मानी जाएगी, उस पर्सन की नहीं मानी जाएगी जिसने वो रेस करी है, बल्कि उसकी मानी जाएगी जिसका ये बेनिफिट है, और जितना ये बेनिफिट है वो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाओ कि हमने स्पाउस के बारे में पढ़ लिया, अब आता है सन की वाइफ का केस। तो वैसे मैं सच कहूँ तो ये सिंपल है, वही केस है जो हमारा उसमें था स्पाउस में, तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, लेकिन सिंपल एक लाइन बता देता हूँ कि सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 और क्लोज 6 क्या कहता है, सिंपल लाइन को समझो।
इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एजुकेट कंसिडरेशन बाय फादर इन लॉ। मतलब अगर किसी फादर इन लॉ ने अपने बेटे की वाइफ को कोई एसेट दे दी और उसके बदले कोई पैसा नहीं लिया, तो वहां पे क्या होगा? या कोई मदर इन लॉ ने अपने बेटे की वाइफ को कोई चीज दी है और उसके बदले कोई पैसा नहीं लिया और ये कह दिया कि भाई तू रख ले, जैसे हाउस प्रॉपर्टी ले लो, उसके नाम पे नहीं करी लेकिन उसे दे दी ये कह के कि चल यार कोई बात नहीं, उसके ऊपर कोई पैसा आएगा, ठीक है ना? तो क्या उसके ऊपर जो पैसा आएगा वो सन की वाइफ के हैंड में जाएगा? सर एक केस आता है यहाँ पे, वो क्या है कि एज अ फादर इन लॉ, ठीक है, मैंने अपने बेटे की वाइफ को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दी है, और मैं वो ट्रांसफ़र करी है इस तरीके से कि वो एसेट एक बिजनेस में एज एन इन्वेस्टमेंट चली गई है या फिर एज अ इन्वेस्टमेंट कह लो हमने यूज़ करी है, और उस बिजनेस से मेरे सन के मतलब वाइफ को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो वहाँ पे जितना बेनिफिट होगा उसका प्रपोर्शनेट टैक्सेबल किसके हैंड में होगा, या उसका प्रपोर्शनेट किसकी टोटल इनकम में चला जाएगा? जिसने ट्रांसफर करी है। तो ये है इस चीज का मतलब। तो कंफ्यूज मत हो जाना, जो मैंने समझाया उसके थोड़े से एडवांस लेवल में ही लिखा है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, और अगर वो एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल चला जाता है तो कैपिटल के ऊपर भी क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो एज एन इंटरेस्ट जितना रिसीव होगा तो वो भी क्लब हो जाएगा किसके हैंड में? ट्रांसफरर की इनकम के हैंड में, ठीक है। चलिए, बाकी बेनिफिट वाला केस बिल्कुल वही है जो मैंने स्पाउस के केस में कराया, तो इससे मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं कि माइनर इनकम में अगर क्लबिंग हो रही है तो क्या करोगे? तो अगर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A पढ़ना है तो वहाँ पे आता है कि अगर माइनर इनकम की क्लबिंग होती है तो कैसे होगा प्रोविजंस का केस। पहला है कि अगर माइनर को इनकम रेज होती है, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो माइनर है उसको इनकम रेज होती है, तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स के हैंड में वो इनकम चली जाएगी। और किस पेरेंट के हैंड में? फादर या मदर, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी घर में, ठीक है। लेकिन सपोज करो मैरिज सब्सिस्टी नहीं करती, यानी मैरिज हुई, मैरिज किसी वजह से टूट गई या कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे क्या होगा? जो उस माइनर को क्या कर रहा होगा? मेंटेन कर रहा होगा, या उस चाइल्ड को मेंटेन कर रहा होगा, उसके हैंड में वो इनकम चली जाएगी अगर माइनर को कोई इनकम रेज होती है, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है किसी केस में, तो वहां पे अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स के हैंड में वो इनकम क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर माइनर किसी टाइम पे ऐसा केस आता है कि माइनर को इनकम हो गई लेकिन उसी साल में वो मेजर बन रहा है, ठीक है ना, तो क्या आप कहोगे कि वो मेजर बन गया तो अब उसके हैंड में टैक्सेबल है? नहीं, जितना वो माइनर का टाइम पीरियड था उतना वो किसी और के हैंड में है, जितना वो मेजर बन जाएगा उसके बाद वो उसकी इनकम है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और इसमें अब ये कहते हैं कि भाई अब माइनर है तो माइनर की इनकम मेरे हैंड में आ रही है, सपोज करो किसी माइनर की इनकम, तो मैं कहूँगा ना यार ये तो गलत बात हो गई ना, मेरी इनकम ऐसे बढ़ा के रख दी, मेरी टोटल इनकम में बढ़ावा हो गया। नुकसान है क्योंकि टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा सपोज करो। लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि डरिए मत, आपको कुछ एग्जेम्पशन दे रहे हैं हम। 1500 पूरे साल की है ठीक है। 1500 अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 में आपको ये बताया गया था कि एग्जेम्पशन आपको मिलती है अगर माइनर की इनकम किसी के हैंड में क्लब होती है, तो जिस पर्सन के हैंड में वो क्लब होती है उस पर्सन को विच एवर इज लोअर वाली एग्जेम्पशन मिल जाएगी, यानी या तो जितनी क्लब हुई है या 1500 की अमाउंट, राइट। चलिए, तो ये मैंने पूरा केस आपको समझा दिया। और एक छोटी सी चीज़ कि अगर माइनर अपनी ऑन स्किल से कोई पैसा रेस करता है तो फिर माइनर की ही वो इनकम है, फिर वो किसी के हैंड में क्लब नहीं होगी। तो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने कुछ रेस करा है तो वो अपनी ही इनकम है, वो किसी और की इनकम क्लब नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लबिंग ऑफ प्रोसेस। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन मैंने बिल्कुल बहुत प्यार से डिटेल में आपको बताया दोस्तों, तो मेरे ख्याल से अब इतना बहुत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो समझ आइए तो लाइक किए बगैर जाना मत, और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और मेरा नया चैनल है उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेकर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर करें।